हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर उपाध्याय एंड वेलकम टू सुपरग्राड्स। आज के इस वीडियो में हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो आपके जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो एज यू ऑल नो, क्राइस्ट में आपको जीके के सवाल भी आते हैं। सो द जीके इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक हो गया आपका स्टैटिक का पोर्शन एंड द सेकंड वन इज योर करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब इन दोनों पोर्शन से किस टाइप के किस तरह के सवाल आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पे बेस ये पूरा आज का वीडियो होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोस गाइस हु आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। लेट्स बिगिन आवर सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू व्हाट। सो जब भी आप कोई फल खाते हैं तो उसमें आपको एक स्वीट टेस्ट आता है, ठीक है। तो अनार, सेब, अंगूर, कोई भी फल आप खाते हैं तो उसमें आपको एक स्वीट टेस्ट आता है। दैट स्वीट टेस्ट इट इज ड्यू टू व्हाट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रक्टोज। सो जो स्वीट टेस्ट आपको, आप जब भी कोई फल खाते हैं तो जो स्वीट टेस्ट आपको मिलता है वो फ्रक्टोज की वजह से ही मिलता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्रक्टोज? तो फ्रक्टोज इट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर ओनली। इट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर जो कि प्रेजेंट होती है फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। एंड आप लोग को जान के थोड़ा सा यहाँ पे आश्चर्य हो गया दैट दिस फ्रक्टोज इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है और, ठीक है, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के साथ पूरा फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज की वजह से ही जो फ्रूट्स होते हैं उनमें स्वीट टेस्ट आता है, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम एक्सेल इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी, जो पूरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज एटीपी, ठीक है। सो व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसिव ट्राइफॉस्फेट। तो ये पूरी एनर्जी जो होती है रेस्पिरेशन के दौरान उसे डिराइव किया जाता है एडेनोसिव ट्राइफॉस्फेट से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट आंसर इज एटीपी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हम सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। हम सबको मूल यहाँ पे क्या मिले हैं? हम सबको मूल राइट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो आप किसके पास जाके गुहार लगा सकते हैं? आप किसके पास जा सकते हैं? What is the correct answer? So the guardian of fundamental rights in India, it is what? It is the judiciary. ठीक है। सो हमारी जो जुडिशरी होती है, ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट, द डिफरेंट हाई कोर्ट्स, दे आर व्हाट? दे आर द गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ठीक है। सो एज यू ऑल नो, द लेजिस्लेचर इट इज व्हाट? लेजिस्लेचर का काम होता है यहाँ पे हमारा जो भी एक्ट है उस एक्ट को बनाना, जो भी कानून है उस कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करना। और फाइनली जुडिशरी का यहाँ पे क्या काम होता है? सो द वर्क ऑफ जुडिशरी इज व्हाट? इट इज कि जो भी यहाँ पे कानून बना है, जिस भी कानून का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, वो कानून सही है या नहीं, ये सब कुछ देखने का काम जुडिशरी करती है, ठीक है। सो द फंडामेंटल राइट्स, उसके गार्जियन कौन है? जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर? ठीक है, तो इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस टाइप की बुक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, बुक्स पे बेस्ड सवाल भी आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, दिस बुक इट इज बीन रिटन बाय सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश जी ने इस बुक को लिखा है। बहुत अच्छी बुक है। आपको अगर कभी यहाँ पे टाइम मिले, जब आप अपनी पूरी प्रिपरेशन से बाहर निकले, तो आप इस बुक को पढ़िएगा। आपको हमारी इमरजेंसी के दौरान जो इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी, उस टाइम पीरियड में देश के अंदर क्या चीजें चल रही थी, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। सो द राइटर ऑफ द बुक इज सूर्य प्रकाश, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलेंगे। हु रोट द बुक देवदास? तो देवदास ये बहुत ही फेमस नॉवेल है एंड इसको बहुत बार अडेप्ट किया जा चुका है इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो बंगाली लैंग्वेज में कई बार देवदास बनाई जा चुकी है, उसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस में देवदास बनाई जा चुकी है। इंडियन लैंग्वेज में संजय लीला भंसाली ने भी
इन द ईयर 2001, यहाँ पे उन्होंने भी देवदास बनाई थी। और इसके बाद इसका एक मॉडर्न यहाँ पे जो स्वरूप था वो बनाया था देवडी के रूप में अनुराग कश्यप, ठीक है। सो इस बुक को बहुत बार यहाँ पे कन्वर्ट किया जा चुका है इन, ठीक है, पूरा पिक्चर फॉर्मेट। इस बुक के, इस नॉवेल के राइटर यहाँ पे कौन है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक देवदास, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंडल कमीशन was constituted during the tenure of which among the following prime minister, ठीक है। सो आप सबको पता है दैट कि जो मंडल कमीशन है, दी मंडल कमीशन, इसने क्या किया था? सो दी मंडल कमीशन, इसने ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा के कितना कर दिया था? उसको 27% कर दिया था। So the reservation, it was done for the very first time for OBCs, other backward classes, और उसे 27% OBCs के लिए कर दिया गया। अब मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किस टाइम पीरियड में किया गया था, ठीक है। सो द मंडल कमीशन, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज बी, मोरारजी देसाई। सो मोरारजी देसाई, जो कि 1979 के आसपास, उस टाइम पे वो देश के प्रधानमंत्री थे। सो उसी टाइम पे उन्होंने बीपी मंडल जो कि एक एमपी थे, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे क्या किया था? उन्होंने कमीशन का नाम बनाया था और इसे बाद में मंडल कमीशन भी बोला गया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी थी, बट उनकी इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया था वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। तो जब वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार थी, ठीक है, ड्यूरिंग 1989 1990, उस टाइम पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देश भर में इंप्लीमेंट कर दिया गया था और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा अनाउंस हो गया था, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज बी, मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct age of the candidate to become a member of लोक सभा? ठीक है, तो लोकसभा, ठीक है, जैसे लोअर हाउस भी बोला जाता है हमारी इंडियन पार्लियामेंट का। तो अगर आप लोकसभा से यहाँ पे, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज बी, 25 ईयर्स। 25 साल की एज आपको अटेन करना कंपलसरी है, ये आपके ऊपर कंपल्शन है। बिना 25 ईयर्स की एज अटेन किए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं अपॉइंट हो सकते, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि आपका इंडियन होना जरूरी है अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं। सेकंड, आपकी एज 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, आप लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, 25 इयर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेंगे। Which state has the largest number of members in लोकसभा? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स किस स्टेट से, किस राज्य से आते हैं, ठीक है। सो एज यू ऑल नो, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे यहां पर उनका नंबर जो है, उनका जो टेन्योर है वो फिक्स किया जाता है। सो जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उस स्टेट से ही सबसे ज्यादा एमपी, सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर आएंगे, ठीक है। सो अगर आप इन चारों स्टेट्स को देखें तो यहां पे हमें स्टेट्स का नाम देख के ही एक बात समझ में आ जाती है दैट उत्तर प्रदेश हैज व्हाट, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे ही ज्यादा है। उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हेंस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम लोकसभा ये किस स्टेट से आती हैं? सो दे आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से देयर आर अ टोटल ऑफ 80 लोकसभा सीट्स यहाँ पर आती हैं, ठीक है। सो 80 लोकसभा सीट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आती हैं, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was the first speaker of लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम यहाँ पे क्या था?
ठीक है. So what is the correct answer? The very first speaker of the Lok Sabha, his name is G.V. Mavalankar. So G.V. Mavalankar, he was the first speaker of the Lok Sabha. ठीक है. So do remember his name. उनका नाम को ध्यान में रखिएगा. ठीक. चलिए, let's proceed. आगे चलेंगे to our very next question. रिसेंटली अब थोड़े से करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज में करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. चलिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक काउंसिल फॉर इंडिया. सो वर्ल्ड बैंक काउंसिल फॉर इंडिया के जो नए सीईओ जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये कौन है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, सचिन जैन. ठीक है. तो सचिन जैन को अभी नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहां पर अपॉइंट किया गया है ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया. ये नए सीईओ अभी अपॉइंट हुए हैं. ठीक है. सो द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये क्या बता रहा है? ये इंडिया की इंपॉर्टेंस को इस चीज से बताने की कोशिश कर रहा है, इस चीज से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसीलिए यहाँ पे एक इंडियन को इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है. इसके पहले सचिन जैन जो थे, ये डिबियर्स के लिए यहाँ पे वर्क करते थे, डिबियर्स के लिए यहाँ पे पूरा काम करते थे, बट यहाँ पे इस पोजीशन पर आने के बाद उन्होंने उस पोजीशन को विकेट कर दिया है, रिजाइन कर दिया. ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द न्यू सीईओ इज ए, सचिन जैन. ठीक है. चलिए, लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सबसे पहले हमें ये जानना है यहाँ पे कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये किस दिन आता है, इसे किस दिन यहाँ पर सॉरी ये किस दिन पे आता है. ठीक है. सो द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये आता है हर साल 1st ऑफ मार्च को. 1st ऑफ मार्च को. और अगर हम यहाँ पे थीम की बात करें, सो दिस ईयर्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे थीम इज व्हाट? द थीम इज टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट. टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, टू प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स. ये इस साल के 2024 के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 की ये थीम रही है. ठीक है. सो आपको दोनों चीज यहां पे ध्यान रखनी है. जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये 1st मार्च को आता है हर साल, और इसी तरीके से यहाँ पे इस साल की जो थीम रही है वो क्या है? इट इज टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट. ये साल की थीम रही. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. Who has been appointed as the first woman chief secretary of उत्तराखंड? देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइस बता दूं दैट सॉरी, तो जब भी यहाँ पे बात होगी किसकी, जब भी यहाँ पे बात होगी, अगर कुछ भी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है, अगर कुछ भी इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, अगर कुछ भी किसी स्टेट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो वो चीज हम लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी. ठीक है. सो सिंस उत्तराखंड में सबसे पहली बार कोई वुमेन चीफ सेक्रेटरी बना है, ठीक है, कोई वुमेन चीफ सेक्रेटरी बना है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज ए, राधा रतूरी. सो राधा रतूरी जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को हेल्ड कर चुकी हैं इन दी उत्तराखंड. ठीक है. उत्तराखंड में बहुत सारे, ये बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर है, और अब यहाँ पे इनकी सीनियरिटी की वजह से ही इनको चीफ सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया गया है ऑफ उत्तराखंड. ठीक है. तो द करेक्ट आंसर इज ए, राधा रतूरी. ठीक है. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following countries participated in exercise दोस्ती recently seen in the news? ठीक है. तो आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एक्सरसाइज दोस्ती कंडक्ट की गई थी, एंड दिस एक्सरसाइज दोस्ती इट वाज कंडक्टेड बिटवीन विच 3 कंट्रीज? कौन से वो 3 देश थे? सो द एक्सरसाइज इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. सो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में इस एक्सरसाइज दोस्ती को यहाँ पे कंडक्ट किया गया था. ठीक है. तो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंटर्स, इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, ये नेवल एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं इन द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. ठीक है. सो दिस एक्सरसाइज दोस्ती इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. एंड आप सबको पता ही होगा मालदीव्स आजकल काफी ज्यादा फेमस चल रहा है विद सो मेनी रीजंस. ठीक है. मालदीव्स में यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई थी, मोहम्मद मोइजो की जो नई सरकार आई थी, उन्होंने यहाँ पे इंडिया आउट के नारे लगाए. उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इंडिया में लक्षद्वीप में उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया, और इस वजह से मालदीव के कुछ मिनिस्टर जो थे उन्होंने कुछ अलग
कुछ गलत ट्वीट यहाँ पे कर दिए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ने अपनी मालदीव ट्रिप को कैंसिल कर दिया था। बाद में मालदीव की सरकार ने यहाँ पे माफी भी मांगी थी, बट तब तक जो डैमेज होना था वो डैमेज हो ही गया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों से भी आप ध्यान रख सकते हैं चीजों को। सो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, इनके बीच में एक्सरसाइज दोस्ती रिसेंटली कंडक्ट की गई। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। Vantara initiative recently seen in the news is associated with which one of the following? Now, this Vantara initiative, it is related with what? It is related with animal welfare. ये एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड है पूरा वंतारा इनिशिएटिव। ठीक है, सो यहाँ पे आप सबने देखा होगा, अभी पूरे न्यूज चैनल पे, अभी पूरे सोशल मीडिया पे अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग जो पूरा समारोह होता है वो यहाँ पे पूरा हाईलाइटेड था। ठीक है, तो उनकी उनकी शादी का पूरा सब कुछ हाईलाइटेड चल रहा था। सो उसी टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया था, वंतारा इनिशिएटिव के बारे में सबसे पहली बार न्यूज चैनल्स पे इंटरव्यू दिया था। सो इन द वंतारा इनिशिएटिव, सो यहाँ पे क्या है, पूरा लैंड है उसे प्रोक्योर किया गया है, 3000 एकड़ के आसपास की पूरी लैंड है, और यहाँ पे वंतारा इनिशिएटिव में जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी जो होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द वंतारा इनिशिएटिव, इट इज रिलेटेड विद एनिमल वेलफेयर से ये पूरी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक, नाउ अब हम थोड़े से डेज की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में कौन सा दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, 3rd ऑफ मे। सो हर साल 3rd ऑफ मे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, 3rd ऑफ मे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which day is celebrated as World Wetland Day? अब वेटलैंड्स के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो सबसे पहले व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 2nd ऑफ February। तो हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये 2nd ऑफ February को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd ऑफ February? बिकॉज इसी सेम डे पे 2nd February को ही 2nd February 1971 में ही यहां पे वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए, वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ईरान के एक शहर, ईरान के एक शहर रामसार में एक कन्वेंशन की गई थी, एक कन्वेंशन की गई थी जिसे बाद में रामसार कन्वेंशन बोला गया। इट वॉज कॉल्ड एज रामसार कन्वेंशन। ठीक है, कॉल्ड एज रामसार कन्वेंशन। ठीक है, सो रामसार कन्वेंशन क्योंकि इसी दिन की गई थी, और ये रामसार कन्वेंशन किसके बारे में बात करी थी? ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में, ये वेटलैंड्स को संरक्षित करने के बारे में पूरी बात करी थी। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 2nd ऑफ February को इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा इंडिया में भी बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। ठीक है, अराउंड 55 के आसपास यहाँ पे, और 55 थोड़ा और नंबर्स ऑफ वेटलैंड्स यहाँ पे इंडिया में हो चुके हैं। अब एक बार गूगल कर लीजिएगा उनका नंबर, क्योंकि अभी कुछ नए वेटलैंड्स भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब आता है? ये 2nd ऑफ February को आता है। खैर क्राइस्ट में वो इतना यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ वो यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है उन्हीं के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2nd ऑफ February को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। Next question. Now, which day is celebrated as Pi Day? ठीक है, so पाई, यहाँ पे हम वो खाने वाली पाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो पाई होती है, आप सबको पता है 22/7 जिसकी वैल्यू होती है। सो पाई डे के रूप में कौन सा दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज 14th ऑफ मार्च। सो एवरी ईयर 14th ऑफ मार्च इज बीन सेलिब्रेटेड एज पाई डे। इसे पाई डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा और याद रखने लायक आप लोगों के लिए बनाऊं तो, सो पाई एज यू ऑल नो इसकी वैल्यू कितनी है? 22/7। और अगर हम यहाँ पे इसके फ्रैक्शन में वैल्यू निकालें तो ये कितनी होती है? इट इज 3.14। ठीक है, सो 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ यू ऑल नो। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें मंथ्स की, ठीक है, सो 3rd मंथ कौन सा होता है? 3rd मंथ होता है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च।
साल का जो तीसरा महीना होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मार्च, ठीक है। और 0.14, ठीक है, 0.14 इसको आप एज अ डेट के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप एज अ डेट के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। सो डेट 14 और महीना मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है 14 मार्च, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पाई की जो वैल्यू है 3.14, यू ऑल आर गुड इन मैथमेटिक्स, आप सब मैथ्स यहाँ पे अच्छे से पढ़ते ही होंगे, अनिल सर सतीश सर के अंडर में, तो आप सबको ये सारी चीजें पता ही होंगी। तो 3rd ऑफ मार्च, सॉरी 14th ऑफ मार्च को हर साल यहाँ पे पाई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 3.14 है, ठीक है। सो इससे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अब टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे। सो कौन सा दिन यहाँ पर अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल यहाँ पे अर्थ डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये अर्थ डे के रूप में जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था, दिस सेलिब्रेशन इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2009। 2009 से हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी 22 अप्रैल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। सो इंडिया के जो भी वोटर्स हैं उन वोटर्स को यहाँ पे जागरूक बनाने के लिए, उन वोटर्स को यहाँ पे उनके अंदर वोटिंग को लेके इंथुजियाज्म, उनके अंदर इलेक्शन को लेके इंथुजियाज्म को बढ़ाने के लिए ही नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस नेशनल वोटर्स डे इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी। तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी 25 जनवरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे टू आवर लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी सवाल है, रेड आंट चटनी which has recently received a geographical indication tag, जिसे हम जीआई टैग भी बोलते हैं, belongs to which state, ये किस स्टेट से यहां पर बिलोंग करती है, द रेड आंट चटनी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंस ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है, ये मैं आप लोगों को जो दे रहा हूं एज अ होमवर्क, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहां पे बता दूंगा अबाउट द जीआई टैग, अबाउट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। व्हाट इज जीआई टैग, सो द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये किसी भी प्रोडक्ट को यहां पर दिया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में सारी चीजें पता चल सके। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, सो लेट्स से पूरी इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो सैफरन, सबसे ज्यादा जो केसर फेमस है, वो कहां का है, इट इज ऑफ जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर का। सो कश्मीर का केसर सबसे ज्यादा फेमस है। बट जब आप यहाँ पे केसर परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पे केसर मिलता है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दिस केसर जो आप परचेज कर रहे हैं इट इज एन ऑथेंटिक केसर, ये ऑथेंटिक है, ठीक है। यहां पे काम आता है क्या, यहां पे काम आता है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर जीआई टैग का ठप्पा लगा हुआ है, अगर जीआई टैग का मार्क लगा हुआ है, तब आप क्या समझ सकते हैं उससे, तब आप उससे ये समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उसी जगह का है जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ये उसी जगह का पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है, जिसमें जो कश्मीर का जो केसर है वो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। इंडिया में जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था किसको, सो वो दिया गया था टू दार्जिलिंग टी। सो दार्जिलिंग टी वाज द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको इंडिया में जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था कि ये जो चाय है ये उसी जगह से आती है जहां की ये फेमस है, ठीक है। नाउ जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल के लिए ये जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। एंड आफ्टर जीआई टैग, आफ्टर प्रोवाइडिंग जीआई टैग फॉर 10 इयर्स, अगर 10 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो यू हैव टू री अप्लाई फॉर दिस टैग, आपको फिर से री अप्लाई यहां पर करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको जैसे कि यहाँ पे बनारसी पान हो गया, ठीक है, वो बनारस का पान बहुत ज्यादा फेमस है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है।
एमपी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मुरैना की गजक, वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे ही इन सारे फेमस प्रोडक्ट्स को उनके ओरिजिन के हिसाब से, कि ये प्रोडक्ट उसी जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, जिसमें से एक ये जो रेड आंट चटनी है, इसको भी मिला है। ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, बट प्लीज सारे जीआई टैग को देख लीजिएगा, सारे जीआई टैग को एक एक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यहां तक मैंने आपको जो भी चीजें, जो भी पॉइंटर्स बताए, वो सब आपको समझ में आए होंगे। On that note, this is Mayur signing off. I wish you all very best of luck for your Christ examination. अच्छे से एग्जाम दीजिए और वोट करिए। ठीक है, on that note, this is Mayur signing off. Bye bye, take care. We'll meet again in some other videos. Bye guys.